बंद करिए भाई, लिखो सॉल्यूट, लिखो सॉल्यूट। सॉल्यूट की डेफिनेशन लिखो। सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, solute is that component of solution which is present in smaller quantity, which is present in smaller quantity in the solution, which is present in smaller quantity in the solution। आगे एक पॉइंट लिखो, आगे कितना लिख लो, बाइनरी सॉल्यूशन हेडिंग डालो, बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये बोर्ड वाला मत बनाना, पहले बाइनरी सॉल्यूशन में लिखो, इट इज अ सॉल्यूशन which is composed of, it is a solution which is composed of two components, अगला एक पॉइंट डाल के लिखना है, मतलब बेसिक पॉइंट्स बता रही हो तुमको, डेफिनेशंस और कुछ कुछ पॉइंट्स सॉल्यूशन के बारे में लिखो। सॉल्यूशन में ऑल्सो बी नोन एज, solution may also be known as, solution may also be known as ternary, ternary and quaternary, ternary and quaternary when it is made up of, when it is made up of, when it is made up of 3 or 4 components, 3 or 4 components respectively, when it is made up of 3 or 4 components respectively। ठीक है, अब मैंने एक चीज बताई थी कि जो सॉल्वेंट की स्टेट होगी, फिजिकल स्टेट, वही सॉल्यूशन की स्टेट को डिफाइन करता है, उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन का नामकरण करते हैं। अगर सॉल्वेंट सॉलिड में है तो सॉलिड सॉल्यूशंस कहलाएंगे, सॉल्वेंट अगर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है तो लिक्विड सॉल्यूशंस कहलाएंगे, अगर सॉल्वेंट गैसियस फॉर्म में तो गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगी। तो एक ही लाइन लिख लो, सॉल्वेंट डिटरमाइंस, solvent determines, solvent determines the physical state, solvent determines the physical state in which solution exists, in which solution exists। अब हम टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देख रहे हैं, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस हेडिंग डाल लो, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, 9 टाइप के सॉल्यूशन आप देख लो, आ जानी चाहिए, मतलब 9 को रोज बनेगी, 9 से 10 रोज। इनके एग्जांपल्स तुमको अच्छे से याद रहने चाहिए। सबसे पहला है सॉलिड इन
सॉलिड एंड सॉलिड का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? सारे एलॉयज कैसा एग्जाम्पल हो जाएंगे? सॉलिड एंड सॉलिड का। एलॉयज सॉलिड का मिक्सचर्स होते हैं। तो ये हमारे अभी सॉलिड सॉल्यूशंस हो गए, लिक्विड सॉल्यूशंस हो गए। सॉलिड में एग्जांपल में सॉलिड इन सॉलिड का सारे एलॉयज इसका एग्जांपल हो जाएंगे। लिक्विड इन सॉलिड का किसी की चीज का एमलगम जो होता है वो इसका एग्जांपल होता है। एमलगम मतलब उसमें मर्क्यूरी जो है वो तो सॉल्यूट फॉर्म में प्रेजेंट है, और जो जिसका वो एमलगम है, जैसे सोडियम एमलगम है, तो जो सोडियम है वो सॉल्वेंट की तरह प्रेजेंट होता है। तो जो एमलगम रहते हैं वो किसके एग्जांपल रहते हैं? लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन के। उसके बाद जो हमारे कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड जो 5H2O है या 7HO बहुत कम अमाउंट में सॉल्वेंट प्रेजेंट है, उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी बोला जाता है। तो इसलिए उसमें मेन क्या है? उसमें CuSO4 या FeSO4 मेन कंपोनेंट है, मतलब वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, और जो साथ में थोड़े से वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं वो आज सॉल्यूट की तरह बोला जाता है उसको। उसके बाद जब हम बात करते हैं गैस एंड सॉलिड की, तो गैस एंड सॉलिड में ये हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते थे। हमने रिएक्शंस में किया था ना इसको, H2 with PD।
तो सॉलिड सरफेस रहता है बड़ा सा, जिसमें थोड़े थोड़े गैस के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब रहते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? गैस इन सॉलिड का। जब हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की, सॉलिड इन लिक्विड में तो हम जानते हैं एग्जांपल्स, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, या फिर I2 इन CCl4 भी। I2 जो होता है वो सॉलिड में रहता है, और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या रहता है? सॉल्वेंट रहता है। जब बात करें लिक्विड इन लिक्विड की, तो बेंजीन इन टॉल्यूइन या फिर अल्कोहल इन वाटर। और गैस इन सॉलिड में जब बात कर रहे हैं तो पानी में CO2 का मिक्सचर, या फिर NH3 पानी में, मतलब पानी में NH3 का मिक्सचर। हाँ, एक्वस अमोनिया बोल दो इसको, जो बेसिकली खाली NH3 वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा वो NH4OH के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। लिख लो इतना इसको। ऊपर वाला लिख लिया है ना, और नीचे वाला? और वो लिखोगी तो ये बीच में ही अड़ेगा। इसके और भी कई तुमको एग्जांपल्स मिलते हैं, तो इसको साथ साथ लिख लेना कि कौन सी कैटेगरी में वो हम उसको डाल सकते हैं। घर जाके बनाइए लाइन है। ऊपर वाला रब कर दिया मेरे। ये सारे सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस के एग्जांपल्स हो गए। और इनको कैसा सॉल्यूशन बोला जाएगा? जिसमें मेरा सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन बोला जाएगा। हमारा एयर किसका एग्जांपल होगा? गैसियस सॉल्यूशन का, गैस इन गैस फॉर्म का। कॉन्सेंट्रेशन टर्म तुमने पहले डेफिनेशन वगैरह लिख रखी है, डिफाइन कर रखा है उनको? टेम्परेचर डिपेंडेंट ये सब चीजें, तो ये भी सिर्फ फॉर्मूलाज देख ले हम।
लिख लिया, इसको रब कर दूं? हो गया। अगला हेडिंग लिखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहला है मास परसेंटेज, m/m%। क्या लेते हैं इसमें, न्यूमरेटर में क्या लेते हैं? हाँ हाँ, वेट ऑफ, तुमको आ रही थी ये तो। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या नहीं पता था इसको? ओ अच्छा। एक मैं यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर लिखती जा रही हूँ, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। मास बाय वॉल्यूम m/v। टेम्परेचर का यही इफेक्ट होगा। जहाँ पे भी वॉल्यूम की टर्म आ जाएगी वहां पे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी बन जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी चेंज होता है, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ता है। ये भी चेंज इन टेम्परेचर सेम लिख लेना। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ की। एक लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब होते हैं? भाई यूनिट कन्वर्जन अच्छे से पढ़ लो, एक एक तो याद रखो ताकि उससे दूसरे बना लो। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। नमूने हो एक नंबर के।
अब एक सिर्फ इसको याद रखना और इससे चेंजेस करते रहना। अगर इसको मीटर क्यूब में करना है, मीटर की यूनिट तो आती होगी ना, एक डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये वहां भी सब बकवाल है। ये भी क्या आएगा, सेम चेंज। स्ट्रेंथ और मोलारिटी में क्या डिफरेंस है? स्ट्रेंथ है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पर डेसीमीटर क्यूब। मोलारिटी में हम क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय, यही टर्म रहती है। तो स्ट्रेंथ, और इसको अगर मैं मोलारिटी का लिखूं, तो मान लो यहाँ पे मोलारिटी लिख रहे हैं हम, मोलारिटी क्या हो जाएगा? पहले तो m से रिप्रेजेंट किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये भी किस में रहता है? इन लीटर डेसीमीटर क्यूब में। अब नंबर ऑफ मोल्स को मैं कैसे लिख सकती हूँ? मास अपॉन उसका मॉलिक्यूलर वेट। तो मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय V इन लीटर। तो इतने पोर्शन को तो हम स्ट्रेंथ में लिख सकते हैं ना। तो स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट किसके इक्वल आ जाता है? मोलारिटी के। तो तुमको इंटर कन्वर्जन आने चाहिए। अगर स्ट्रेंथ दे रखा है तो मोलारिटी कैसे निकालोगे उसकी? तो ये किसके इक्वल है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। क्या मोलारिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है? वॉल्यूम आ गया तो टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर होगा। नोटबुक में चुपचाप ये पूरा लिख लेना कि ये ऐसे बना दो, आलसी कहीं के। तुम्हारा तो काम है लिखना। मैं तो हूँ आलसी। लिख लिया ये सारा? ऊपर वाला तो लिख लिया होगा। ऊपर वाले 3 टर्म लिख लिए ना? मोलालिटी, मोलालिटी तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं?
टेम्परेचर का इस पे इफेक्ट होगा? नहीं होगा, लिखा ही है। किससे मल्टीप्लाई करते हैं पीपीएम में हम? 6 पीपीबी निकालना होता है तो 10⁻, पीपीबी 9 से। इसका भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट किसके इक्वल आएगा? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट किसके इक्वल आना चाहिए? मान ले एक मेरा सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट है, अगर तीनों कंपोनेंट का मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला तो उनका सम किसके इक्वल आएगा? अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो किसके इक्वल आएगा? XA और XB को। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। ठीक है, तो यहां पे लिख लो XA प्लस XB विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो इसका हमारे को यूज कहाँ पे होगा? जब मेरे को एक मोल फ्रैक्शन दे रखा हो और मुझे दूसरा निकालना हो तो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। अब कर दो इसको। अभी कुछ वैसे तो मॉलिक्यूलर वेट निकालना तुम जानते हो, पर कुछ कुछ के हम याद करके रखेंगे कि उसको निकालने के लिए हमको टाइम ना लगे। लिखो मोलर मास ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, जो सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत बार आता है। मोलर मास ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स सेम ही है। अगर वो पर मोल लिखा हुआ है उसके यूनिट में तो मतलब वो एक मोल उसका मॉलिक्यूल का या फिर कंपाउंड का मास है। अगर पर मॉलिक्यूल लिखा हो तो एक मॉलिक्यूल का मास है, मतलब म्यू लिखा हुआ है तो वो एक मॉलिक्यूल का है, और ग्राम पर मोल लिखा हुआ तो एक मोल का मास है। सी डिफरेंस। मोलर मास में जब हम बात करते हैं तो हम जनरली पर मोल की बात करते हैं, दोनों ही लिख देते हैं। कंपाउंड्स एक मॉलिक्यूल की साथ साथ लिखते रहिए तो। यूरिया भी बोलते हैं।
जो इनके ब्रैकेट में लिखा हुआ इनको इस नाम से भी तुमको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। यूरिया, जैसे यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, तो तुमको यूरिया लिखा मिलेगा तो तुमको 60 ग्राम पर मोल उसका वेट लेके चलना। और जो यहाँ बाकी सबका तो तुम निकाल भी सकते हो, जैसे ये है केन शुगर भी बोला जाता है इसको, सुक्रोज भी बोला जाता है, जो माल्ट शुगर होता है या फिर मिल्क शुगर जो होता है, इन सबका फॉर्मूला क्या रहता है, ये सेम रहता है C12H22O11। सबसे ज्यादा ये वाला न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा सुक्रोज, जिसको केन शुगर भी लिखा हुआ हो।